नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 35 जिसका नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 जिसको हम लोक अदालत भी कहते हैं। लोक अदालत के बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, जो भी उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कितनी उनकी लिमिट है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जुरिडिक्शन क्या-क्या है, नेचर ऑफ अवार्ड वगैरह कैसे देते हैं। तो सारे पॉइंट उनसे रिलेटेड, लोक अदालत से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले बात आती है कि लोक अदालत जो है उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, कौन उन्हें ऑर्गेनाइज़ करता है। तो लोक अदालत जो है वो स्टेट अथॉरिटी हो, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हो या सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी या फिर हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी या तालुका लीगल सर्विस कमेटी जो हैं, वो लोक अदालत को ऑर्गेनाइज़ करवाती हैं और नॉर्मली जो है ऐसे इंटरवल पे कराती हैं ताकि जो जुरिडिक्शन दिया जा सके और जैसा भी वो फिट समझें। नॉर्मली क्या होता है कि सेकंड सैटरडे जो होता है हमारा, उसमें लोक अदालत ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं अल्टरनेट मंथ पे। तो ये एक है। और दूसरा जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें लोक अदालत की, तो लोक अदालत जो है जुरिडिक्शन टू डिटरमाइन एंड अराइव एट एनी कंप्रोमाइज़ और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टी टू अ डिस्प्यूट। कोई भी जो ऐसा मैटर है जहाँ पर सेटलमेंट या कंप्रोमाइज़ हो सकता है, वहाँ पर लोक अदालत जो है जुरिडिक्शन उनका आ जाता है। और वो जो सेटलमेंट होता है, जो भी ये पर्पस जो भी केस सॉल्व करती हैं, वो बेसिकली कंप्रोमाइज़ या सेटलमेंट के बेसिस पे ही करती हैं। अब डिस्प्यूट या तो कोई पेंडिंग केस हो, should be either a pending case before any court for which the lok adalat is organized or a matter which is falling under the jurisdiction but not pending in any court। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई ऐसा मैटर है जो कोर्ट में पेंडिंग है जिसके लिए लोक अदालत ऑर्गेनाइज की गई है उस पर्टिकुलर मैटर के लिए, या फिर कोई ऐसा मैटर है जो लोक अदालत के जुरिडिक्शन में फॉल करता है लेकिन किसी भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग नहीं है। तो ये दो चीज़ें हैं, दो तरह के केस हो गए। एक जो कोर्ट के अंदर केस चल रहा है ऑलरेडी, उसके लिए लोक अदालत ऑर्गेनाइज की गई है, या फिर कोई ऐसा केस है जो लोक अदालत की जुरिडिक्शन में आता है लेकिन वो अदालत जो नॉर्मल हमारे कोर्ट्स हैं उनके अंदर उसकी हियरिंग जो है वो पेंडिंग नहीं है। द ऑफेंसेस विच आर कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ कैन नॉट बी ब्रॉट विद इन द परव्यू ऑफ द लोक अदालत। तो कोई भी ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि कंपाउंडेबल हैं अंडर एनी लॉ, उनको हम लोक अदालत में लेकर नहीं आ सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका है कि जो मॉनेटरी सीलिंग है, जिसमें सिविल डिस्प्यूट सेटल किए जा सकते हैं लोक अदालत के द्वारा, उसकी लिमिट 20 लाख तक है। यानी कि 20 लाख तक के जो केसेस हैं, मॉनेटरी सीलिंग के जो केसेस हैं, वो हमारे उनका सेटलमेंट कहाँ हो सकता है? उनका सेटलमेंट लोक अदालत में हो सकता है। अब किस तरह के केसेस हैं जिनका कॉग्निजेंस जो है लोक अदालत ले सकती है? लोक अदालत शैल डील विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ केसेस और मैटर। इस तरह के मैटर्स पे लोक अदालत डील करेगी, जैसे कि कोई डिस्प्यूट है जहाँ पर पार्टी एग्री हो जाए कि हम लोक अदालत में चलते हैं और वहाँ पर अपना सेटलमेंट कराएंगे, तो इस तरह का कोई केस होगा, वहाँ पर लोक अदालत काम करेगी। दूसरा है कि डिस्प्यूट वेयर वन ऑफ द पार्टी मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट टू रिफर टू द लोक अदालत एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। अब मान लीजिए कोई कोर्ट में केस चल रहा है, दो पार्टीज़ हैं, जहाँ पर एक पार्टी जो है वो एप्लीकेशन देती है कोर्ट में कि हमारे मैटर को लोक अदालत को रेफ़र कर दिया जाए, जहाँ पर और कोर्ट को ये लगता है कि चलो ठीक है, लोक अदालत को रेफ़र कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ नज़र आ रहा होता है कि वहाँ पर चांसेस ऑफ सेटलमेंट है और सेटलमेंट होके ये जो केस है वो ख़त्म हो सकता है। तो वो उस केस में क्या होता है, कोर्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी देती हैं पार्टीज़ को कि आप जाओ और एक बार लोक अदालत में रेफ़र उस केस को कर देती हैं। द डिस्प्यूट विच इन ओपिनियन ऑफ कोर्ट इज अप्रोप्रिएट टू टेक कॉग्निजेंस बाय द लोक अदालत। दूसरा क्या है कि कोर्ट में मान लीजिए कोई केस चल रहा है, पार्टी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है किसी भी पार्टी ने, बट कोर्ट को खुद ही ऐसा लगता है कि यार ये जो केस है ये लोक अदालत जाने लायक है और इसका सेटलमेंट लोक अदालत में हो सकता है, तो वो अपने जो कॉग्निजेंस लेके अपने स्वविवेक से उसको रेफर कर सकते हैं लोक अदालत को। दूसरा, कोई पोटेंशियल डिस्प्यूट है, वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिस्प्यूट द अथॉरिटी और कमेटी ऑर्गेनाइजेज लोक अदालत ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम एनी वन ऑफ द पार्टीज। अब कोई एप्लीकेशन आती है, कोई पोटेंशियल डिस्प्यूट है जो हो सकता है, उसके लिए कोई पार्टी उनमें दोनों में से जो है जो की पार्टी हैं, उन्होंने कोई क्या किया है, रिक्वेस्ट की है, कोई अथॉरिटी को कोई लेटर दिया है, एप्लीकेशन दी है कि एक लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाए और जिसमें हमारे मैटर को सुलझाया जाए, तो उस केस में भी, उन ऐसे केसेस भी लोक अदालत में चले जाते हैं। अब लोक अदालत में केसेस डिस्पोज कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। डिस्पोजल ऑफ केसेस बाय लोक अदालत। तो लोक अदालत क्या करती है, कोई कंप्रोमाइज़ या सेटलमेंट पे अराइव करते हैं। जो भी केसेस लोक अदालत में जाते हैं, तो लोक अदालत की कोशिश यही रहती है कि वो एक सेटलमेंट या कंप्रोमाइज़ में अराइव हो जाएं और वो चीज़ें
खत्म हो जाए। दे शेल एक्ट विद इन द अटमोस्ट एक्सपेडिशन टू अराइव एट कंप्रोमाइज एंड सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड शेल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी, फेयर प्ले एंड अदर लीगल प्रिंसिपल। सेटलमेंट कराना है लेकिन एक तरफा सेटलमेंट नहीं कराना है। जो भी जो प्रिंसिपल हैं, बेसिक प्रिंसिपल जस्टिस के, इक्विटी के, बराबरी का हक मिले और फेयर प्ले हो। साथ ही लीगल प्रैक्टिसेस के अदर दूसरे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी लोक अदालत फॉलो करेगी। ऐसा नहीं है कि एक तरफा काम करें। जहाँ पर कोई भी कंप्रोमाइज़ या सेटलमेंट नहीं हो पाता है पार्टीज़ में, तो वहाँ पे जो केस है वो क्या करा जाता है, वो रिटर्न कर दिया जाता है कोर्ट को जहाँ से वो रेफ़र होके आया था। अब कोर्ट ने तो रेफ़र कर दिया कि जाओ भई लोक अदालत में, दोनों पार्टीज़ को भेज दिया कि आप वहाँ जाइए और वहाँ पर अपना मैटर रखिए और सेटलमेंट की कोशिश कीजिए। अब लोक अदालत लगी, दोनों पार्टीज़ आईं, उन्होंने अपनी-अपनी बातें रखी, लेकिन लोक अदालत ने जो चीज़ समझाई वो उनको समझ नहीं आई और वो अ, सेटलमेंट पे तैयार नहीं हुए। उस केस में अगर सेटलमेंट नहीं हो पाता है, मैटर सॉल्व नहीं हो पाता है, डिस्पोज़ नहीं हो पाता है केस, तो फिर लोक अदालत क्या है, उस केस को वापस उसी कोर्ट को रेफ़र कर देती है जहाँ से वो आया था। और उसके बाद क्या होगा, कोर्ट जो है जिस स्टेज से वो गया था उसी स्टेज से फर्दर उसमें आगे सुनवाई होने लगती है। तो ये इस तरह से लोक अदालत का काम होता है। In respect to the dispute where not before the court and in the absence of compromise or settlement, the parties in the लोक अदालत can also seek remedy in the court। अब ये तो पहला वाला जो केस था उसमें तो ये था कि कोर्ट से केस रेफर होकर आया था लोक अदालत, और लोक अदालत में सेटलमेंट नहीं हो पाया तो वापस उन्होंने कोर्ट को रेफर कर दिया। लेकिन अगर कोई केस कोर्ट में है ही नहीं और सीधे लोक अदालत में ही आता है और वहाँ पर सेटलमेंट नहीं हो पाता है, उस केस में क्या होगा, जो पार्टीज़ हैं वो फ्री हैं कि चाहें तो वो जाके अपना रेमेडी जो है वो कोर्ट में देख सकती हैं, अपनी कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकती हैं और अपना न्याय की मांग कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेचर ऑफ अवार्ड ऑफ द लोक अदालत। लोक अदालत जो है वो किस तरह का अवार्ड या किस तरह के डिसीजन दे सकती हैं। तो लोक अदालत जो है एक डिक्री, लोक अवार्ड ऑफ द लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट और एन ऑर्डर बाय एनी अदर कोर्ट। तो लोक अदालत का जो फैसला है वो भी किसी तरह होगा, वो एक डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर है या दूसरे कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके समान ही उसकी वैल्यू होगी। और कंप्रोमाइज़ और सेटलमेंट जो लोक अदालत में हो गए, द कोर्ट फी पेड इन द केस शैल बी रिफंडेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन केसेस कंप्रोमाइज और सेटलमेंट अराइव्ड एट द लोक अदालत। द कोर्ट फी पेड इन केस शैल बी रिफंडेड इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर द कोर्ट फीस एक्ट 1870। तो अगर कोई कंप्रोमाइज या सेटलमेंट लोक अदालत में होता है तो उस केस में जो कोर्ट फीस उन्होंने पे की होगी पहले, तो वो रिफंड कर दी जाएगी एज़ पर वो कोर्ट फीस एक्ट 1870 का जो है उसके हिसाब से। Every award shall be binding on all the parties to the dispute. No appeal shall lie in any court against the award। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों ये, कि कोई भी जो अवार्ड एक बार अगर लोक अदालत ने कोई अवार्ड दिया है, आपसी सहमति से कोई डिसीजन हुआ है, तो वो जो भी पार्टीज़ हैं डिस्प्यूट की उन सभी पे क्या होगा, उन सभी पे बाइंडिंग होगा और कोई भी अपील उस डिसीजन के खिलाफ में, उस अवार्ड के खिलाफ में किसी कोर्ट में नहीं की जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट हैं इसमें। बेसिकली एक तो आपको क्या रखना है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि लोक अदालत का ऑर्गेनाइज कौन-कौन करता है। दूसरा हमारा लोक अदालत की लिमिट कितनी है, 20 लाख की है। और कॉग्निजेंस किन केसेस का लोक अदालत ले सकती है, ठीक है। साथ ही जो है लोक अदालत के जो डिसीजन होते हैं वो क्या होंगे, वो बाइंडिंग होते हैं और उनके खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें। अब इसमें साथियों देखते हैं कुछ एक ट्रू फॉल्स, कुछ एक क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड अंडर लोक अदालत एक्ट। तो ये साथियों फॉल्स है, लोक अदालत एक्ट के अंदर लोक अदालत नहीं ऑर्गेनाइज की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा लोक अदालत ऑर्गेनाइज टू सेटल ओनली द एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि ओनली शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है। एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट तो करती ही है, साथ में जो पोटेंशियल डिस्प्यूट हो सकते हैं उसमें भी लोक अदालत उनको भी उनके लिए भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा इफ़ वन पार्टी इंटेंड टू रेफर द डिस्प्यूट टू लोक अदालत द कंसेंट ऑफ द अदर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ भी साथियों ये फॉल्स है, यानी कि एक पार्टी चाहती है कि हमारा केस जो है लोक अदालत में पहुँचे, बट दूसरी पार्टी ऐसा नहीं चाहती है तो फिर नहीं पहुँचेगा। मतलब एक तरफ़ा कोई लोक अदालत में लेके नहीं जा सकता। लोक अदालत का तो मतलब ही ये है कि आपसी तालमेल से, कंप्रोमाइज़ से, सेटलमेंट से हम वहाँ पर फैसले किए जाते हैं, मुद्दे निपटाए जाते हैं। द लोक अदालत शेल स्ट्राइव एट अराइविंग अ कंप्रोमाइज और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टी। तो बिल्कुल सही है साथियों कि लोक अदालत का काम ही यही है, इसीलिए बनाई गई है ताकि कंप्रोमाइज़ या सेटलमेंट पार्टीज़ के बीच कराया जा सके और उसका डिसीजन लिया जा सके। देयर शैल बी नो अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ द लोक अदालत। बिल्कुल सही बात है, हमने अभी पढ़ा था
कि लोक अदालत का एक बार डिसीजन हो गया वो बाइंडिंग होता है, उसके खिलाफ कोई भी अपील किसी भी कोर्ट में नहीं की जाती है। तो इसके साथ ही साथियों ये चैप्टर फिनिश होता है, ये वीडियो फिनिश होता है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।